नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नवनीत ट्यूटोरियल पे। फ्रेंड्स, हमारी जो सीरीज चल रही है बाल विकास सीडीपी की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, उसका एक और ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आया हूँ। और इस प्रैक्टिस सेट में मैंने टॉप लेवल के वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखे हैं जो सीटेट 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका होने वाला है। वीवीआई क्वेश्चंस को हमने इस सीरीज में कवर किया है। अगर सेशन पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस प्रैक्टिस सीरीज के एक एक क्वेश्चंस को सीरियसली कवर कर रहे हैं तो देखिएगा 8 फरवरी को 30/30 करके आएंगे। ये हमारा वादा है आप लोगों से, ठीक है। और अगर आप इस क्लास का बोर्ड पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहां आपको सभी क्लासेस के बोर्ड पीडीएफ मिल जाएंगे, साथ में कुछ मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट सीरीज भी वहां आपको मिल जाएंगे। तो चलिए फटाफट से सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक न करे। मतलब ये तो सही कह रहा है कि आईक्यू के आधार पर हमको बच्चों को सेग्रीगेट नहीं करना है, अलग अलग समूह में नहीं बांटना है। और हमसे यही इसका रीजन पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हमको नहीं करना है। तो ऑप्शन इसका देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है। इट इज इनकन्वीनियंट फॉर टीचर्स। तो अध्यापक की असुविधा से हमको तो वैसे भी कोई मतलब रखना नहीं, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पे बच्चा को हमको केंद्र में रखना है, मतलब बच्चे को सेंटर में रख के हमको काम करना है। तो शिक्षक के लिए असुविधाजनक है, तो ये तो गलत कह रहा है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है। इट इज इनकन्वीनियंट फॉर स्कूल्स। तो स्कूल का भी हमको कोई बात नहीं करना है, मतलब टीचर की असुविधा को या विद्यालय की असुविधा की हमको बात ही नहीं करना है। हमको यहाँ पे देखना है कि बच्चों की कहाँ पे असुविधा हो रही है, बच्चों की असुविधा की हमको बात करना है, क्योंकि बच्चे को हमें सेंटर में रख के काम करना है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तीसरा कह रहा है कि यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतः सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता। इट डज नॉट अलाउ चिल्ड्रेन टू कम्पीट अमॉन्ग देमसेल्व्स अक्रॉस ग्रुप्स। तो जैसे ही ग्रुप में बांटेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा कि घटेगा? तो जैसे ग्रुप में हम लोग बांटेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा ही, ठीक है। तो इससे तो कंपटीशन बढ़ रहा है, तो ये भी हमको गलत कह रहा है, क्योंकि हमको कंपटीशन तो बच्चों में बढ़ाना है नहीं। चौथा कह रहा है कि बुद्धि लब्धि संकल्पना अस्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। मतलब आईक्यू की अगर बात करें तो ये सही कह रहा है कि बच्चे जिस तरह से, मतलब जिस तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा, एनवायरमेंटल फैक्टर जिस तरह का मिलेगा, उस तरह का उसका आईक्यू बढ़ेगा। मतलब अगर लॉन्ग टाइम तक किसी एक एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, अगर खराब हमको वातावरण वहाँ का मिल जाता है तो आईक्यू उसका खराब होगा, अच्छा मिल जाता है तो आईक्यू अच्छा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड। मतलब अलग अलग टीचिंग मेथड की हमको कह रहा है। ये तो सही कह रहा है कि टीचिंग मेथड हमको अलग अलग रखना है कक्षा में, लेकिन क्यों ऐसा करना है यही हमसे पूछ रहा है। तो पहला कह रहा है कि यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। इट हेल्प्स एक्सरसाइज मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो ये तो सही कह रहा है कि अगर बुद्धि के, जैसे हार्वर्ड गार्डनर क्या है कि बुद्धि के अलग अलग प्रकार दिए हैं, तो जैसे ही वो बुद्धि के अलग अलग प्रकार दिए हैं तो मतलब बच्चे अलग अलग तरह से सीखेंगे भी। और यही तो उनकी थ्योरी भी कहती है कि बच्चों को अगर वो अलग अलग तरीके से सीखते हैं तो उनकी थ्योरी भी कहती है कि अलग अलग तरीके से उन्हें सिखाना भी है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी आगे का ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। तो ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा है। यह तारक विद्यार्थी बनने में मददगार है, स्टार स्टूडेंट, तो ये भी ऐसा भी इन्होंने नहीं कहा है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि यह व्यवहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, तो ऐसा भी इन्होंने नहीं कहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हमारा कि 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहा जाता है। मतलब यहाँ पे 2 वर्ड स्टेज जो है उसकी बात हो रही है, ठीक है। 2 वर्ड स्टेज की यहाँ पे
बात हो रही है। ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI इसको लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से हमको समझना है। टू वर्ड स्टेज का मतलब क्या हुआ कि जब बच्चा कहता है, जैसे माँ को वो कहता है पानी दो, अब वो पूरा सेंटेंस बोल नहीं पाता है, बस इस तरह से कह रहा है पानी दो, या नहीं तो कहता है मम्मा दूध। तो ये मतलब पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाता है, लेकिन हाफ सेंटेंस वो बोल लेता है, मतलब दो वर्ड को वो जोड़ करके एक सेंटेंस बना लेता है। तो इसको टेलीग्राफिक स्पीच, तार प्रेषित वाचन कहा जाता है। वहीं अगर हम बैबलिंग की बात करते हैं, जो बकवाद यहाँ पे दिया है, तो बैबलिंग का क्या है, वो एक स्टेज है जहाँ पे बच्चा ब प म इस तरह से अगर बोलता है तो ये बैबलिंग है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, तार प्रेषित वाचन, टेलीग्राफिक स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने दिल से सोचती है, यह कथन क्या दर्शाता है? मतलब जो पुरुष है वो कह रहा है कि यहाँ पे हमेशा वो दिमाग से सोचते हैं और महिला दिल से सोचती है, तो ऐसा तो है नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ माँ को ही बच्चों की चिंता रहती है। ये तो बस एक तरह का सामाजिक बात है ना, कि जो लोग ये कहते हैं कि बच्चों को बच्चे की चिंता माँ को ज्यादा होती है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ महिलाएं दिल से सोचती है, अरे पुरुषों के पास भी तो दिल होता है ना, वो भी तो दिल से सोचते हैं। तो ये कथन हमको क्या दिखाता है, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है यहाँ पे, जेंडर स्टेरियोटाइप की बात हो रही है, मतलब लैंगिक विभेदीकरण की बात हो रही है और लैंगिक रूढ़िवाद की बात हो रही है। तो अगर सिर्फ इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दिया रहता, लैंगिक विभेदीकरण, तो ये ऑप्शन सही होता। बट यहाँ पे जेंडर स्टेरियोटाइप यहाँ पे दे रहा है, तो जैसे ही आपको किसी क्वेश्चन में स्टेरियोटाइप दिखे, रूढ़िवाद का बात दिखे, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है, क्योंकि स्टेरियोटाइप में डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी निहित है। ठीक है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन में देखिएगा कि कभी कभी ऐसा लिखा मिलेगा कि लड़के जो है वो लड़कियों से मैथ्स में ज्यादा तेज होते हैं, तो ये भी एक तरह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का ही एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटेजीज वुड यू नॉट यूज इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम? अब यहाँ नोट लिखा है, तो हमको यहाँ गलत ऑप्शन ढूंढना है। यहाँ पे प्रगतिशील कक्षा की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे प्रगतिशील कक्षा की बात हो रही है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे बच्चे को सेंटर में रख के हमको काम करना है, बच्चे के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज वगैरह करवाना है, लर्निंग बाय डूइंग पे हमको फोकस करना है, लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करना है। तो ऐसा यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी मूल्यांकन विधि का हमको इस्तेमाल नहीं करना है। तो पहला कह रहा है कि यह अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल, यूज ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल। अब इसमें इसका मतलब हुआ कि टीचर अपना एक जर्नल बनाएंगे कि ये बच्चा इस तरह से सीखता है, ये बच्चा इस तरह से सीखता है, तो ये तो सही है, ये तरीका सही है हमारा, लेकिन हमको तो यहाँ पे गलत ढूंढना है। दूसरा कह रहा है स्व मूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट। तो ये भी सही कह रहा है, ये भी सही तरीका है कि मतलब सेल्फ असेसमेंट बच्चा करेगा, या पीयर असेसमेंट मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में रह के वो खुद को एसेट करेगा, तो ये भी सही है। तो ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं। तीसरा कह रहा है केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रित, रिलायंस ऑन नॉर्म डिफरेंस्ड असेसमेंट ओनली। तो ये गलत कह रहा है, और हमको यहाँ पे क्या ढूंढना था, गलत ही हमको ढूंढना था, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, तो ये गलत है, और जो गलत है वही सही है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा ही गलत है, तो इसका राइट आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा कह रहा है कि वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने के लिए एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? मतलब यहाँ बात हो रही है कि जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के बच्चे हैं, मतलब जो किसी कारण से समाज में पीछे रह गए हैं, उस तरह के बच्चों को हमें भाषा और संस्कृति के आधार पर जोड़ना है, कि उस तरह के बच्चों के लिए हमारे सही स्ट्रेटेजी की बात यहाँ पे करना है। ठीक है, तो पहला कह रहा है शिक्षा में समानता, इक्वलिटी इन एजुकेशन, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, बराबरी की, मतलब उसके संस्कृति के भी वर्ड्स को हम रखेंगे, उसके भाषा को भी हम रखेंगे, और दूसरे बच्चे के भी भाषा को रखेंगे, तो इस तरह से यहाँ पे कंपटीशन बढ़ेगी। ठीक है, कंपटीशन बढ़ेगी, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है शिक्षा में समता, ये बिल्कुल सही कह रहा है, इक्विटी इन
एजुकेशन। तो ये राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, शिक्षा में समता, क्योंकि यहाँ पे हमको इक्विटी का बात करना है। जैसे घर में अगर माँ हमारी बीमार होती है तो उनका काम है जैसे खाना बनाना है, कपड़ा धोना है, ये सब माँ का काम है, तो वो काम तो पापा भी कर सकते हैं या हम भी कर सकते हैं। तो नीड के आधार पर हमको काम करना है, समता के आधार पर काम करना है, तो ये राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है हमारा कि पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, इसकी वजह क्या हो सकती है। मतलब एक बच्चा है जिसको समर्थन मिल रहा है, मतलब उसको हेल्प मिल रहा है, फिर भी उसको मैथ से डर लगता है। मतलब यहाँ पे मैथ्स में उसको दिक्कत है, मैथ्स में दिक्कत है। तो मैथ्स में दिक्कत है तो क्या भाई ऑटिज्म होगी, स्वालीनता होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्वालीनता में तो बच्चा खुद में लीन रहता है। तो मैथ में दिक्कत है तो सिंपल सा समझ लीजिए गणितीय वैकल्य डिसकैलकुलिया की बात हो रही है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर डिस्ग्राफिया की बात करते हैं तो उसको लिखने में दिक्कत है, जैसे वो P को Q लिख देगा इस तरह से, 6 को वो 9 लिख देगा, ये लिखने में दिक्कत रहेगा तो डिस्ग्राफिया। और डिसलेक्सिया पढ़ने में कठिनाई है, जैसे वो P को Q पढ़ेगा, 100 को वाज पढ़ेगा इस तरह से। तो यहाँ पे सही आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित का मतलब समझ रहे हैं कि वैसा बच्चा जो सुनने में असक्षम है, ठीक है, तो उस विद्यार्थी की शिक्षा है तो निम्न में कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी। अब यहाँ भी हमको नहीं वाला क्वेश्चन है, नॉट वाला क्वेश्चन है, मतलब यहाँ भी हमको जो गलत ऑप्शन है उसी को हमको यहाँ ढूंढना है। अब बच्चे को अगर सुनने में दिक्कत हो रही है तो उसको कैसे पढ़ाएंगे, ये हमको यहाँ पे बताना है। पहला कह रहा है कि वीडियो चलचित्रों के प्रदर्शन में उप शीर्षकों का इस्तेमाल। तो ये तो सही कह रहा है कि मतलब जो वीडियो वगैरह चलेगा उसको सुनने में दिक्कत है तो सब टाइटल वहाँ पे वीडियो में लिखा हुआ रहेगा, उससे वो समझ लेगा। तो हमको तो यहाँ पे गलत ऑप्शन ढूंढना है और ये तो सही ऑप्शन कह रहा है, तो ये नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि पढ़ाते हुए अभिव्यक्ति शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल, मतलब एक्टिविटी करवा के हमको उसको दिखाना है, एक्सप्रेस करके हमको दिखाना है, बॉडी लैंग्वेज से हमको उससे पढ़ाना है, तो ये भी ऑप्शन सही ही कह रहा है, तो ये भी नहीं होगा, हमको यहाँ तो गलत ढूंढना है ना। तीसरा कह रहा है मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रिक संप्रेषण का इस्तेमाल, तो ये भी सही कह रहा है कि मौखिक संप्रेषण ओरल कम्युनिकेशन करेंगे और साथ साथ टेक्सुअल विजुअल फॉर्म में मतलब लिख करके भी उसको दिखाएंगे कि ये बेटा क हुआ, ठीक है, तो लिख करके ही बताएंगे, मतलब बोलेंगे भी और लिख करके भी दिखाएंगे कि ये क हुआ, तो इससे भी वो समझेगा, तो ये भी सही तरीका है। चौथा कह रहा है संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना, मतलब वर्बलाइजेशन मौखिक पे ही हमको बात करना है। अब बच्चा को सुनने में दिक्कत हो रही है और आप उसको बोल करके पढ़ा रहे हैं, मतलब सिर्फ मौखिक में ही उसको ले जा रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा और ये गलत है, तो इसीलिए ये सही है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा ही गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गठित गूढ़ पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है, मतलब टीचर के दिमाग में पहले ही से ही स्टेरियोटाइप बैठा हुआ है, तो अगर टीचर के मन में किसी के लिए पहले से स्टेरियोटाइप है, पहले से पूर्वाग्रह है, तो उसके किस एक्टिविटी से हमको पता चलेगा कि वो किसी के लिए पूर्व में सोच करके रखे हुए हैं कि ये अमीर फैमिली से या गरीब फैमिली से, कैसे पता चलेगा। तो पहला कह रहा है कि लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट ये टीचर कैसे किए हैं, तो जेंडर के बेस पे कि ये लड़का है तो इधर बैठेगा, लड़की है इधर बैठेगी, या कास्ट के बेस पे किए है कि ये ऊंची जाति का है तो आगे बैठेगा, नीची जाति का है पीछे बैठेगा, या क्लास के अकॉर्डिंग ये बैठा है, मतलब कोई अमीर है तो उसको पहले बैठा है और गरीब है तो उसको बाद में बैठा है। तो ये ऑप्शन एकदम सही कह रहा है कि ये इस तरह से अगर वो टीचर करेंगे तो इसी से पता चल जाएगा कि उनको पहले से दिमाग में उनके पूर्वाग्रह भरा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करना चाहिए, मतलब क्लासरूम में हमको बच्चे को क्रिएटिव बनाना है, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना है, तो विद्यार्थी को हम कैसा अवसर प्रदान करेंगे। तो पहला कह रहा है कि विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन, ज्वाइन स्पेशल अचीवमेंट सेक्शन, मतलब अलग अलग सेक्शन में हमको बांटना है कि मतलब जो ज़्यादा नंबर ला रहे हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव है, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, इससे थोड़े पता चलेगा कि बच्चा क्रिएटिव है, जो ज़्यादा नंबर लाएगा वही क्रिएटिव होगा, ये नहीं हम कह सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मौलिक खोज और सोच को बढ़ावा देने के, इनकरेजिंग ओरिजिनल डिस्कवरी एंड थिंकिंग, मतलब थिंकिंग के बेस पे, डिस्कवरी के बेस पे हम बच्चे को पता लगा सकते हैं कि वो बच्चा क्रिएटिव है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा फिर भी देख लेते हैं आगे का। तीसरा कह रहा है परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के, मतलब अगर कोई बच्चा टेस्ट में अच्छा नंबर ला रहा है तो उससे हम बता देंगे कि वो क्रिएटिव है, तो ये भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।